विद्यार्थियों नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत भारतीय धर्म ग्रंथों के तहत ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम प्राचीन भारतीय स्रोत के रूप में ब्राह्मणेतर साहित्य एवं ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्राह्मणेतर साहित्य अर्थात ब्राह्मण धर्म से इतर जो साहित्य है, ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के अलावा जो दूसरे धर्मों का साहित्य है भारतीय धर्म ग्रंथों के तहत, जिनसे कि हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, उनमें है बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। बौद्ध ब्राह्मण साहित्य की भांति बौद्ध साहित्य भी बहुत विशाल है और प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है उनका भी योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस साहित्य ने कुछ ऐसे तथ्यों पर भी प्रकाश डाला है जिस पर समकालीन ब्राह्मण साहित्य मौन है। प्रारंभिक जो बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए थे, परंतु बाद में बौद्ध विद्वानों ने संस्कृत भाषा में भी अपने ग्रंथ लिखे। जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है उनके अंतर्गत जो प्रथम ग्रंथ है वो है पिटक ग्रंथ। जो बौद्धों के धार्मिक सिद्धांत है वो मुख्यतः पिटक ग्रंथों में संग्रहित है। पिटक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी, पिटक अर्थात टोकरी। ये जो पिटक ग्रंथ है ये इनकी संख्या 3 होने के कारण इनको त्रिपिटक भी कहा गया है। इनके अंतर्गत बौद्धों के धार्मिक सिद्धांत संग्रहित है। ये जो पिटक ग्रंथ है त्रिपिटक, ये इनमें प्रथम है सुत्त पिटक, द्वितीय है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। जो सुत्त पिटक है इसमें बुद्ध के धार्मिक विचार, वचन, उपदेश, सिद्धांत, आख्यान, उदाहरण एवं कथानकों का संग्रह है। ये जो सुत्त पिटक है ये त्रिपिटकों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा जो पिटक है वो है विनय पिटक। विनय पिटक संभवतः सबसे पुराना पिटक है और इसके अंतर्गत बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है। विनय पिटक के 3 भाग हैं, सुत्त, विभंग, खंडक और परिवार। जो तीसरा पिटक है वो है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक के अंदर बौद्ध दर्शन का जो दार्शनिक विवेचन किया गया है, जो दार्शनिक सिद्धांत है वो अभिधम पिटक के अंतर्गत है। बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत सुत्त पिटक में है, वहीं जो दार्शनिक सिद्धांत है वो अभिधम पिटक के अंतर्गत है। इस अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगति में मोगलीपुत्र तिष्य द्वारा की गई। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। ये जो त्रिपिटक है इनसे बुद्ध के समय के भारत के संबंध में बहुत सी उपयोगी बातें ज्ञात होती है। त्रिपिटकों पर जो भाष्य व टीकाएं लिखी गई उनमें अनेक प्राचीन आख्यानों व इतिवृत्त का भी समावेश है। दूसरे जो बौद्ध ग्रंथ है वो है जातक ग्रंथ। त्रिपिटकों के बाद जातक ग्रंथ आते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से जो जातक कथाएं हैं उनका बहुत महत्व है। ये जो जातक कथाएं हैं इनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं वर्णित है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं जातकों के अंतर्गत संग्रहित है, जो अपने समय के समाज का सुंदर चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित करती है। जो मौलिक जातक संग्रह है वो तो विलुप्त हो चुका है, पर इन पर लिखी एक टीका जातक टठवर्ण से इनके बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। ये जो जातक ग्रंथ है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखित है। जो पद्यांश है वो अधिक प्राचीन है। जातकों की संख्या 550 बताई जाती है। ये जो जातक ग्रंथ है इन जातक ग्रंथों में बौद्धकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।
अगले जो अन्य जो पाली ग्रंथ है बौद्ध धर्म के, वो जिनकी रचना द्वितीय या प्रथम सदी ईस्वी पूर्व में हुई थी, इन अन्य पाली ग्रंथों में है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो जिसकी रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा की गई। मिलिंद पन्हो का अन्य नाम है मिलिंद प्रसन। जो यूनानी शासक मिनेंडर था उसके और बौद्ध भिक्षु नागसेन के ऐतिहासिक मिलन एवं दार्शनिक वार्तालाप का जो वर्णन है इस मिलिंद पन्हो के अंतर्गत हुआ है। अगला जो बौद्ध ग्रंथ है वो है दीपवंश और महावंश। ये दो बौद्ध ग्रंथ है। इन दोनों के अंतर्गत लंका के प्राचीन क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन मिलता है। साथ ही भारतीय इतिहास का भी वर्णन प्रसंगवंश मिलता है। जो दीपवंश है, दीपवंश पाली ग्रंथ है, श्रीलंका का इतिहास इसमें संग्रहित है। तो ये दीपवंश की रचना 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में 8 कथाओं के आधार पर की गई। ये जो दीपवंश है ये लंका का सबसे प्राचीन इतिहास है। इसमें अशोक और उसके वंश का वृत्तांत भी दे दिया गया है। दीपवंश के प्राय 150 वर्ष बाद महावंश की रचना हुई। इस महावंश के जो लेखक थे वो है महानाम महावंश का लेखक। इसमें भी लंका के प्राचीन इतिहास को लिखते हुए अशोक तथा उसके वंशजों और भारतीय बौद्ध आचार्यों के विषय में भी परिचय दिया गया है। ये जो दोनों ग्रंथ है दीपवंश व महावंश, इनमें ऐतिहासिक घटनाओं के साथ कल्पित एवं अतिरंजित वर्णन पर्याप्त मात्रा में प्रवेश कर गए हैं। नेक्स्ट है विशुद्धमग। विशुद्धमग की रचना बुद्ध घोष ने की थी और ये जो विशुद्धमग है ये बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है। इसमें बौद्ध सिद्धांतों पर अत्यंत ही प्रामाणिक दार्शनिक विवेचन किया गया है। अगला है संस्कृत बौद्ध ग्रंथ। अभी हमने पाली बौद्ध ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया, अब है संस्कृत बौद्ध ग्रंथ। संस्कृत भाषा में भी बहुत से बौद्ध ग्रंथ लिखे गए जिनमें प्राचीन भारतीय इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश है वो डाला गया है। इनमें है महावस्तु संस्कृत भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथ है और इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन वर्थ वर्णित है। मूलतः यह हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है, परंतु महायान संप्रदाय की विशिष्टताएं भी इसमें प्रवेश कर गई है। दूसरा है ललित विस्तार। ये भी संस्कृत भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथ है और इसमें बुद्ध को देवी शक्ति के रूप में स्वीकार कर अद्भुत कर्मों से युक्त उनका जीवन वृत्त अंकित किया गया है। अगला है बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद काव्य और सारीपुत्र प्रकरण। ये 3 ग्रंथ हैं, बौद्ध भाषा से संबंधित ग्रंथ है, संस्कृत बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद काव्य और सारीपुत्र प्रकरण। ये जो ग्रंथ है ये कनिष्क, जो कश्मीर का जो शासक था कनिष्क, उसके समकालीन महाकवि अश्वघोष के द्वारा लिखे गए हैं और इन ग्रंथों में बुद्ध के जीवन तथा सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। अगला है दिव्यावधान। दिव्यावधान नेपाल से उपलब्ध ग्रंथ है। इसके लेखक का नाम अब तक ज्ञात नहीं हो सका है, लेखक अज्ञात है। इसमें बहुत सी प्राचीन बौद्ध कथाएं संग्रहित हैं जिनमें से अनेक का संबंध भारत के प्राचीन राजाओं के साथ है। विशेषतया अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग के समय का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। इसमें मौर्यों के पूर्व से लेकर हर्ष के समय की राजनीतिक घटनाओं का बिखरा हुआ वर्णन मिलता है। बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें किया गया है। अगले जो धार्मिक ग्रंथ है वो जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म ग्रंथ।
ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत दूसरा जो है वो है जैन धर्म ग्रंथ। बौद्ध साहित्य के समान जैन साहित्य भी प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुशीलन के लिए अत्यधिक उपयोगी सामग्री उपस्थित करता है। ईसा की पहली सदी से छठी सदी तक के काल में अनेक जैन ग्रंथों की रचना हुई। ये जो जैन धर्म ग्रंथ है इनमें प्रथम है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जो जैन साहित्य है उसको सम्मिलित रूप से आगम कहा जाता है। ये जो जैन साहित्य है वो 12 अंगों में विभक्त है और साथ ही प्रत्येक का एक उपांग भी है, अर्थात 12 अंग और 12 उपांग है। इन पर अनेक भाष्य लिखे गए जो निरुक्ति, चूर्णी या टीका कहलाते हैं, जिनमें ये जो आगम ग्रंथ है जो 12 अंग है इनमें से एक है आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है परिशिष्ट पर्वन। ये जैन धर्म ग्रंथ है जिसके लेखक आचार्य हेमचंद्र सूरी है, जो कि चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के दरबारी थे। और इस परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ की रचना हेमचंद्र सूरी ने 12वीं शताब्दी में की थी। इस ग्रंथ में भगवान महावीर के समय के राजाओं तथा अन्य जैन सम्राटों के संबंध में उपयोगी जानकारी मिलती है। अगला है कल्पसूत्र या भद्रबाहु चरित्र। जो प्रसिद्ध जैन विद्वान हैं भद्रबाहु उनके द्वारा लिखित है तथा इसमें जैन विद्वान भद्रबाहु तथा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित घटनाओं का उल्लेख हुआ है। अगला जैन ग्रंथ है वो है भगवती सूत्र या भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवनवृत्त एवं क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार अन्य जो ये जो 12 अंग है जैन आगम साहित्य के, उनमें किसी अंग में विरोधी मतों का खंडन है तो किसी में महावीर स्वामी की शिक्षाएं संग्रहित है, किसी में उपासक जीवन के विधि निषेधों एवं आचार विचारों का वर्णन है तो किसी में भिक्षुओं के निर्वाण प्राप्ति का उल्लेख है। जो ये भगवती सूत्र जो ग्रंथ है इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। विद्यार्थियों कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है कि किस जैन धर्म ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो वो है भगवती सूत्र। जिस प्रकार बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, उसी प्रकार भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अगला जो जैन धर्म ग्रंथ है वो है न्यायधर्मकः, जिसमें महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। जैन धर्म के अन्य जो ग्रंथ हैं वो है कथाकोश, त्रिलोक प्रज्ञप्ति, लोक विभाग, पुष्याश्र कथाकोश, आराधना कथाकोश, स्तिवीरावली, आवश्यक सूत्र, कालिका पुराण इत्यादि। पूर्व मध्यकाल में भी कुछ जैन धर्म ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें हरिभद्र सूरी का सम्रादित्य कथा, मूर्खाख्यान एवं कथाकोश तथा उद्योतन सूरी का कुवल्यमाला, जिनसेन का आदि पुराण और गुणभद्र का उत्तर पुराण आते हैं। जैन आगम जो है उनको वर्तमान रूप एक सभा में निश्चित किया गया जो 513 या कहीं लिखा है 526 ईस्वी अर्थात 6ठी सदी में वल्लभी नगर में एक जैन सभा हुई थी। उसमें जैन आगमों का वर्तमान रूप है वो निश्चित किया गया। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में अगले जो साहित्यिक स्रोत हैं वो है ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ। प्राचीन भारत में धर्म प्रधान साहित्य की रचना अधिक हुई थी, परंतु अन्य विषयों पर भी ग्रंथों की रचनाएं हुई थी, जिनमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन से संबंधित सामग्री भरी पड़ी है। इनमें जो पहला ग्रंथ है वो है पाणिनि की अष्टाध्यायी। व्याकरण के इस महान ग्रंथ की रचना 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई थी।
इसमें उदाहरण के रूप में पश्चिमोत्तर भारत के राजनीतिक संघों का तथा भारत के कई स्थानों एवं बहुत सी जातियों का उल्लेख हुआ है। अगला ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। रचना इसकी 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई तथा इसका जो लेखक है अर्थशास्त्र का वो है चाणक्य, जिसके अन्य नाम कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त भी है। ये जो चाणक्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन भारत की जो शासन पद्धति, आर्थिक दशा, कानून एवं सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन दिया है। चाणक्य ने इस ग्रंथ की जो रचना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शासन की विधि अर्थात विधि ग्रंथ के रूप में की। नाम अर्थशास्त्र है लेकिन इसमें शासन की विधियों का उल्लेख है। ये राजनीति शास्त्र का अनुपम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति के जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभक्त है। जो दूसरा और तीसरा खंड है या अधिकरण है वो सर्वाधिक प्राचीन है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके अनेक सिद्धांतों को 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी में कामदक ने अपने नीतिसार में संकलित किया था। नेक्स्ट जो ग्रंथ है वो है पतंजलि का महाभाष्य। अष्टाध्यायी जो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उस पर लिखित यह महाभाष्य, जो पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा वो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर लिखा था। इसे समकालीन शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं। पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी भी पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है। इसके साथ इसमें यवनों के अयोध्या आक्रमण तथा मध्यमिका आक्रमण का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है गार्गी संहिता। इस ग्रंथ से भी शुंगकालीन भारत की राजनीतिक स्थिति तथा यवनों के आक्रमण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। नेक्स्ट है सोपन वासुवदत्ता। इस ग्रंथ की रचना महाकवि भास ने की थी और इससे 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के भारत की राजनीतिक स्थिति की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसमें वत्सराज उदयन और अवंती नरेश चंड प्रद्योत के आपसी संबंधों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है संगम साहित्य। इस विस्तृत साहित्य की रचना ईसा की प्रथम 3 शताब्दियों में हुई। इसमें हमें द्रविड़ संस्कृति पर आर्य संस्कृति के प्रभाव तथा द्रविड़ एवं आर्य दोनों संस्कृतियों के समन्वय से विकसित मिश्रित संस्कृति की जानकारी मिलती है। साथ ही प्रारंभिक चोल, पांड्य, केरल आदि द्रविड़ राजवंशों के बारे में भी हमें संगम साहित्य से जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मालविकाग्निमित्र। महाकवि कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्र। इस रचना से पुष्यमित्र शुंग, उसके पुत्र अग्निमित्र, शुंग यवन संघर्ष तथा शुंग विदर्भ संबंधों के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक जानकारी भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त कृत यह नाटक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों के विनाश का वर्णन करता है। इसमें चाणक्य और नंद मंत्री रक्षक की कूटनीतिक चालों का भी अच्छा वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है मत विलास प्रहसन। इस प्रहसन के जो लेखक है वो है महेंद्रवर्मन प्रथम, जो कि पल्लव नरेश थे। इसमें तत्कालीन बौद्धों एवं कापालिकों के नैतिक पतन का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट है हर्षचरित। हर्षचरित जो है वो महाकवि बाण भट्ट के द्वारा रचित है और ये जो बाण भट्ट था वो कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन का दरबारी था और इसमें कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है मिलता है।
जो न केवल इस सम्राट का चरित्र चित्रण करता है अपितु 7वीं सदी के भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन पर भी प्रकाश डालता है। बाण भट्ट की एक अन्य कृति है कादम्बनी, जिससे भी तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक झांकी मिलती है। नेक्स्ट है कामदकीय नीतिसार। गुप्त काल में कामदक द्वारा रचित ये ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र का ही संक्षिप्त रूप प्रतीत होता है। अगला ग्रंथ है गौडवहो। वाक्पतिराज मुंज द्वारा रचित इस ग्रंथ में कन्नौज सम्राट यशोवर्मन की दिग्विजयों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट ग्रंथ है कल्हण की राजतरंगिणी। ऐतिहासिक ग्रंथों में कल्हणकृत जो राजतरंगिणी है उसका स्थान सर्वोच्च है। इस ग्रंथ में प्राचीन समय से शुरू कर 12वीं सदी तक कश्मीर का इतिहास विशद रूप से लिखा गया है। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है और इसकी रचना कल्हण ने की थी। कश्मीर के राजाओं के साथ साथ भारत के जिन अन्य राजाओं से युद्ध हुआ और जो अन्य प्रकार से कश्मीर के संपर्क में आए उनका वृत्तांत भी प्रसंगवश राजतरंगिणी में दिया गया है। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो ग्रंथ है वो शूद्रक के द्वारा रचित ग्रंथ है। शूद्रक के द्वारा रचित एक नाट्य ग्रंथ है और जिसमें तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण दिया गया है। अन्य जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उनमें सोमदेव का कथा सरित सागर और सेमेंदर की वृहत कथा मंजरी भी आते हैं, जिनसे मौर्यकालीन घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। सोमेश्वर कृत रसमाला तथा कीर्ति कौमुदी, मरुतंग द्वारा लिखित प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर द्वारा रचित प्रबंध कोश आदि ग्रंथों से गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास तथा उसके समय की संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। पद्मगुप्त परिमल द्वारा रचित नव साहसांक चरित्र में परमार वंश का इतिहास वर्णित है। इसके अलावा महाकवि विल्हण के विक्रमांक देव चरित्र में कल्याणी के चालुक्य वंश का इतिहास वर्णित है। इन ग्रंथों के अलावा रामचरित जो कि संध्याकर नंदी के द्वारा रचित है, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित, आनंद भट्ट का वलाल चरित तथा जो पृथ्वीराज विजय जयानक द्वारा रचित है और जयसिंह सूरी का हमीर मदमर्दन आदि भी अन्य प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। यद्यपि ये जो ग्रंथ है ये काव्यात्मक है परंतु इनमें ऐतिहासिक सामग्री की भी कमी नहीं है। तो विद्यार्थियों, आज हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में भारतीय धर्म ग्रंथों के अंतर्गत ब्राह्मणेतर साहित्य, जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म ग्रंथ एवं जैन धर्म ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया तथा साथ ही ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों के बारे में भी अध्ययन किया, जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में जानकारियाँ प्राप्त होती है। आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।